कि आप मार्केट में लेकर के आए हैं वोल्का, इसके पीछे का इंस्पिरेशन क्या था? जानते हैं कि इंडिया में टैलेंट की कभी कमी ना थी, ना है, ना रहेगी। टॉप सीईओ और बड़े पोजीशन है वो सारे इंडियंस के ही हैं। इंडियन एआई है, वो हिंदी भी समझता है, इंग्लिश भी समझता है और इंग्लिश को भी समझता है। कुछ हो ना हो, आप दिल से हिंदुस्तानी जरूर हैं। एकदम प्राउड टू बी इंडियन। किसी को इंग्लिश बोलनी इतनी अच्छे से नहीं आती। इंटरव्यू देने जाते हो तो उसमें दो चीजें देखी जाती। तो मेरे को पता है कि ये 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपका रिज्यूम से रिजेक्शन नहीं आ सकता, इस बात की मैं 100% गारंटी देता हूँ। आप मुझे एआई की दुनिया के खान सर लग रहे हैं। पैसे की वजह से कोई पीछे ना रह पीछे जाए। नहीं रहना। इंडिया में लाने से पहले सबसे पहले इसी पॉइंट को रखा, हमारी मशीन क्वेश्चन पूछेगी, आप आंसर देंगे। जितने भी प्लेटफॉर्म है एआई के, ये इंडियन नहीं है। जितने भी जॉब होंगे एक बटन से सारे जगह ऑटो क्लिक हो जाएंगे। 5 साल में आप एचआर वोल्का को कहाँ देखते हैं? ये एक वो क्रांति होगी, देश के लिए सारी प्रॉब्लम्स को खत्म करना है। चैट जीपीटी से कंपेयर कैसे कर रहे हो? ट्राई एंड फेल बट डोंट फेल टू ट्राई। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जी न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ आयुषी। वेलकम बैक। इस एपिसोड में मैं आपके पास एक ऐसी स्ट्रक्चर लेकर के आई हूं जो कि आज आपको वो जो जॉब का एक गैप होता है ना, टियर 1 और टियर 2 सिटीज़ के बीच, उनको ख़त्म करने पे काम कर रहे हैं। इनके बारे में मैं आपको बाद में बहुत कुछ बताऊंगी, क्योंकि मेरे पास बताने के लिए इतनी सारी चीज़ें हैं कि स्टार्टिंग में ही टाइम चला जाएगा। क्यों ना सीधा शुरुआत करते हैं वोल्काई के सीईओ एंड फाउंडर संतोष कुमार कुशवाहा जी का स्वागत करके। सबसे पहले सर, वेलकम टू जी न्यूज़, वेलकम टू माय शो। थैंक यू मैम, आप और आपके दर्शकों दोनों के लिए, क्योंकि आपने हमको ये मौका दिया कि हम अपनी बात आपके थ्रू अपने पब्लिक को बता सके, आने वाले जनरेशन को, कि हम क्या करने वाले हैं। तो आपको मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अरे सो स्वीट ऑफ यू संतोष सर। सबसे पहले तो मुझे आपसे ये बोलना है कि आपको पहले तो बधाई कि इतने सारे जाइंट प्लेयर्स के बीच, जैसे चैट जीपीटी, जेमिनाई एंड सो मेनी, आप एक इंडियन ब्रांड लेकर के आए हैं विच इज़ वोल्काई। और अब वोल्काई एचआर भी आपने मार्केट में इंट्रोड्यूस कर दिया है। तो मुझे सबसे पहला सवाल जो आपसे यही पूछना है, इतना बोल्ड स्टेप कि आप मार्केट में लेकर के आए हैं वोल्काई, इसके पीछे का इंस्पिरेशन क्या था, कहानी क्या है इसके पीछे की? जैसे कि आप जानते हैं कि इंडिया में टैलेंट की कभी कमी ना थी, ना है, ना रहेगी। अब जैसे आपने डीपसीक की बात की या चैट जीपीटी की बात करी है, क्या पता उसमें जो मेन इंजीनियर हो, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जो कोडिंग वाला बंदा हो, अपने यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ कहीं से भी हो सकता है, दिल्ली का भी हो, कहीं भी, मतलब होगा, कहीं ना कहीं से इंडिया में कनेक्शन होगा। आप देखो जितने टॉप सीईओ और बड़े पोजीशन है वो सारे इंडियंस के ही हैं। क्यों? क्योंकि टैलेंट तो पहले से इंडिया में था, लेकिन पैसे नहीं थे, इसके वजह से टैलेंट सारे बाहर चले जा रहे थे। अब धीरे धीरे इकोनॉमी ग्रो कर रही है। आपने देखा होगा इन्फ्लुएंसर रेट अब 3% आ गया। तो गवर्नमेंट जितने जिस स्पीड से चीज़ों को मैनेज करने में लगी है, तो टैलेंट यहाँ पे भी आना है। टैलेंट तो यहीं का था जो बाहर चला जा रहा था, अब वो यहाँ का यहाँ पर रहेगा। जैसे बोलते हैं मेड इन इंडिया, देसी। तो अब सब देसी का चीज़ यहाँ पे रहना है। तो सबसे बड़ी बात है कि जब आप इतने बड़े जॉइंट के साथ जाते हो ना, तो आपको एक ही डर होता है कि आपके पास फाइनेंस है कि नहीं है, आप कितने देर तक इनसे साथ आप खड़े रह सकते हो। तो उसका सबसे सिंपल सा आंसर है कि टैलेंट तो वही था, बस उसको हम लोग ने इंडिया में कर दिया और विदाउट डरे कर दिया कि ये अगर ये इनके बजट कुछ भी हो सकते हैं मार्केटिंग के लिए, लेकिन हमारे पास रियल डेटाबेस है, जो हमारे यूजर्स हैं, जो हमारे लोग हैं, तो उनके तक हमारी बातों को जल्दी पहुँचाया जा सकता है। आप सोचो कि एक चैट जीपीटी है, वो कभी भी इंग्लिश के अलावा कुछ भी नहीं समझता। और हमारा इंडियन एआई है, वो हिंदी भी समझता है, इंग्लिश भी समझता है और इंग्लिश को भी समझता है, जो हिंदी और इंग्लिश का मिक्स है, जो जनरली हम लोग यूज करते हैं। अब आप देखो जितने भी कोडिंग के लैंग्वेज हैं, वो हमेशा आपको पर्टिकुलर एक लैंग्वेज को कैच करेंगे, पर्टिकुलर किसी इंग्लिश को। जैसे यूएस इंग्लिश या यूके इंग्लिश, इनके एसेंट अलग अलग होते हैं हमेशा, तो ये उन्हीं को कैच करेंगे। लेकिन जो इंडियन बेचारा है वो क्या करेगा? तो हमको टारगेट ही हमारे इंडियंस का है ना। तो मेरे को तो टेंशन ही नहीं कितने बड़ा आप जॉइंट लेके आओ, कितना बड़ा भी आ जाए, तो हमारे यूजर्स हमेशा इंडियंस रहेंगे और हमेशा ही विन सिचुएशन में रहेंगे, क्योंकि वो हिंदी भी बोलेंगे, इंग्लिश भी बोलेंगे और सारे रीजनल लैंग्वेज को भी पकड़ेंगे और इंग्लिश में भी बात करेंगे, तो भी उनको आंसर मिलेगा। ये तो मैं कहूँगी संतोष सर, आप कुछ हो ना हो, आप दिल से हिंदुस्तानी ज़रूर हैं। एकदम प्राउड टू बी इंडियन। प्राउड टू बी इंडियन। सर मुझे बताइए, आपने अपने जवाब में 2 इम्पॉर्टेंट बात बोली। पहला ये कि जो छोटे शहर के लोग होते हैं वो टैलेंटेड बहुत होते हैं, और मेरा ऐसा मानना है कि जो ये छोटे शहर के लोग हैं, ये फ्रंट फुट पे इसलिए नहीं आ पाते हैं क्योंकि कॉन्फिडेंस का इशू होता है। किसी को इंग्लिश बोलनी इतनी अच्छे से नहीं आती है, किसी को इतने पॉश तरीके से प्रेजेंट होना नहीं आता है। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि ये जो हमारी एप्लीकेशन है, ये इसको कैसे इंश्योर करेगी कि इस तरह की जिनके अंदर इनसिक्योरिटी है वो ठीक हो जाए, बराबर हो जाए? कैसे मैनेज होता है यहाँ पे? क्या फीचर्स है हमारे पास? करेक्ट है।
सबसे बड़ी बात है कि आप जॉब में लिए कहीं भी जाते हैं, सबसे आदमी बोलता है कि अनएम्प्लॉयमेंट है, मेरे को जॉब चाहिए। डेली आप रिज्यूम बना रहे हैं, डेली एचआर को भेज रहे हैं, मेल कर रहे हैं, रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। तो कमी कहाँ है? दो जगह है, या तो आपका रिज्यूम गड़बड़ है, या तो रिज्यूम के बाद जब आपका फर्स्ट इंटरव्यू हो रहा है, फर्स्ट राउंड जब एचआर राउंड हो रहा है, वहीं पे आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जा रहा है। क्योंकि आप जब इंटरव्यू देने जाते हो तो उसमें दो चीज़ें देखी जाती है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना है और एजुकेशन लेवल कितना है। तो कॉन्फिडेंस लेवल की वजह से आपको 50% कट कर दिया जाता है, और 50% जब आपके टेक्निकल्स राउंड होते हैं वहाँ कट कर दिया जाता है। तो क्योंकि आपको ये नहीं पता होता कि अगला क्वेश्चन क्या आएगा और कैसे आएगा और उसको रिएक्ट कैसे करना है। अब आप जाते हो वहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए, आप और जैसे ही कोई एचआर राउंड में कोई 4 क्वेश्चन आ गए और कन्फ्यूजन आ गया, तो आप वहाँ पे डर जाते हो, और उसके बाद से जो अगला क्वेश्चन सही भी देना है वहाँ से भी आप गलती चालू कर देते हो। तो उसका एक सीधी सिंपल सी बात है, जो मेरा प्रोडक्ट है उसका नाम है एचआर वोल्काई। इसमें मेरे काफ़ी सारे प्रोडक्ट हैं। अगर हम लोग पर्टिकुलर जॉब की बात करते हैं तो हम लोग एचआर वोल्काई पे जाते हैं। एचआर वोल्काई में हमारा मॉक इंटरव्यू का ऑप्शन है, जिसमें आप अपना रिज्यूम को अपलोड करिए, और रिज्यूम अपलोड करके जिस कंपनी में जाना है, विप्रो, टीसीएस, आईबीएम, वॉट एवर इट इज, जिस भी एमएनसी में जाना है, केपीएमजी में जाना है, पीडब्ल्यूसी में जाना है, जिस भी सेक्टर का है, हर कंपनी आज जॉब के साथ साथ जॉब डिस्क्रिप्शन डालती है। तो आपको सिंपल से अपनी सीवी अपलोड करनी है, सिंपल सा जॉब डिस्क्रिप्शन डालना है। आपको हम मैच करा के दे देंगे कि आपकी स्कोरिंग, आपका जो सीबी के कंटेंट है, इनके जॉब प्रोफाइल से कितना परसेंट मैच कर रहे हैं। 50 कर रहे हैं, 60 कर रहे हैं, 10 कर रहे हैं, 20 कर रहे हैं, 30 कर रहे हैं, या 99 कर रहे हैं, वट एवर इट इज, जो भी है आपको एज ए नंबर आ जाएगा। आपको लगता है कि फिर भी हमको इसका इंटरव्यू जाना है, आपने हमारे साथ मॉक इंटरव्यू स्टार्ट किया। मॉक इंटरव्यू में जो भी जेडी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन होगा वो हम आपसे पूछते जाएंगे, और आप उसका कंटिन्यूस आंसर देते जाएंगे। लास्ट में हम आपको आंसर बता देंगे कि आपने आउट ऑफ 10 कितने क्वेश्चन सही बताए, कितने गलत किए। अब इन सब बीच में कोई हैसल नहीं है। सामने जो एचआर का जो प्रेशर है, जो सामने जब इंटरव्यू देने जाते हैं, और एचआर का एक हुआ है, प्रेशर है, ब्रांड का है कि हम आईबीएम के एचआर हैं, तो उसको सामने वाले को, बंदे को टेंशन है कि यार इनसे मैं कहीं कुछ गड़बड़ ना बोल दूं। वहाँ सामने कुछ है ही नहीं। तो आप एक मिरर की तरह हो। आप जैसे मिरर में आपको दिखता है ना कि आप कैसे हो, काले हो, सफेद हो, वॉट एवर, कैसे हेयर स्टाइल है, सब कुछ दिखता है ना। तो जो मॉक इंटरव्यू है आपका सेल्फ मिरर है, जो आपको बताता है कि आपके अंदर कितने क्वेश्चन देने की कैपेसिटी है, क्या आप इस जॉब के लायक हैं या नहीं है। इंग्लिश भी सिखाएगा सर बच्चों को, वो जिनको हाँ, नहीं आता? क्यों नहीं सिखाएगा? जब बताया ना कि जब मॉक इंटरव्यू है, इसमें हमारे सारे लैंग्वेजेस हम कवर करते हैं। अभी तो हम लोग हिंदी और इंग्लिश पे मैच कर रहे हैं, और आने वाले डाउन द लाइन 6 मंथ के अंदर सारे रीजनल लैंग्वेज में आपको इंटरव्यू देना होगा। आप किसी भी लैंग्वेज में देके आप अपने आप को प्रैक्टिस कर सकते हैं। इंग्लिश से हिंदी कर सकते हैं, हिंदी से इंग्लिश कर सकते हैं, वॉट एवर इट इज, जो भी आपको लगे कि हमको इसमें कंफर्टेबल है। आप जब अपने आप में कंफर्टेबल फील करेंगे तो फिर लैंग्वेज बदलना सेकेंडरी मैटर है। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मैं टैलेंटेड हूँ, मेरे को ये जॉब मिल सकती है क्योंकि मैं सारे क्वेश्चन का आंसर जानता हूँ। ये पहला कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए। फिर सेकंड क्या होगा कि हमको इंटरव्यू इंग्लिश में देना है या हिंदी में देना है। लेकिन फर्स्ट पेज तो क्लियर हो गया ना कि आपको कॉन्फिडेंस पता है कि अगर टीसीएस में मैं जॉब देने के लिए जा रहा हूँ तो मेरे को पता है कि ये 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इससे मिलते जुलते पूछे जाएंगे, और इसके लगभग आंसर मेरे पास हैं। तो आपका जो इंटरव्यू देने जाने का तरीका होगा ना, एक होता है इंटरव्यू देने जाना, एक कॉन्फिडेंस विथ इंटरव्यू, ये अलग आएगा कि आप एकदम माइंड सिक्योर हैं कि ठीक है, एचआर इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछ नहीं सकती, और जितना पूछेगी अपनी पकड़ है। अपनी पकड़ है, उसको अपन कर लेंगे, कवर कैसे भी करके कर लेंगे। अच्छा सर, अभी इंटरव्यू से पहले भी हमारी बात हो रही थी और आपने एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि आजकल के जो फ्रेशर्स हैं या जो नए ग्रेजुएट्स हैं, जो बच्चे अभी अभी पास आउट हुए हैं, उनमें से बहुतों को ये अंदाज़ा नहीं होता है कि उनका जो रेज्यूमे है वो एटीएस फ्रेंडली है कि नहीं है। तो ये जो अपना वोल्काई एचआर वोल्काई है, ये क्या कैसे इंश्योर करता है कि ये चीज़ जो ये इशू है ये सॉल्व हो जाए? एचआर वोल्काई के अंदर एक मेरा प्रोडक्ट है रिज्यूम बिल्डर। रिज्यूम बिल्डर में आपको अपना इन्फॉर्मेशन डालना है, और हम सीवी बना के आपको देंगे जो एटीएस फ्रेंडली होगा। चाहे आप वो एमएनसी के लिए जाएं, चाहे किसी भी लाला कंपनी के लिए जाएं, चाहे किसी के लिए भी जाएं, आपका रिज्यूम से रिजेक्शन नहीं आ सकता। इस बात की मैं 100% गारंटी देता हूं कि अगर आपने हमारे रिज्यूम बिल्डर से रिज्यूम बनाया है, वो 100% आपका एटीएस फ्रेंडली ही होगा, और आपको रिज्यूम की वजह से आपको कहीं जॉब में ना बुलाया जाए, ऐसा नहीं होगा। सर जो सबसे बड़ी समस्या थी ना रिज्यूम की, वो हमने रिजॉल्व कर दी। हाँ, आपने रिजॉल्व कर दी। कॉन्फिडेंस का इशू भी वोल्काई रिजॉल्व कर दिया आपने, रिज्यूम की भी कर दी आपने, इंग्लिश की भी कर दी आपने, ऑलमोस्ट सब कर दी। अब सर जो मेन इशू आता है वो इशू ये है कि अगर आप चैट जीपीटी की बात करें तो 1200 रुपये का या इस तरह से आपका मंथली उसका सब्सक्रिप्शन है। अगर आप
एक्स के अगर आप जेमिनाई की भी बात कर लें उसका भी 7,000 के आसपास आता है, बात करें ग्रोक की तो 700 रुपये महीने के हिसाब से वो आता है। तो ये जो छोटे शहर के बच्चे हैं जो नए पढ़े लिखे हैं और जो अभी अभी ग्रेजुएट हुए हैं जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, अपना वोल्काई एआई क्या उनके लिए इकोनॉमिकल फ्रेंडली है? 100% है। जब मैंने ये सॉफ्टवेयर को बनाया, जब हमने ये अपने एजेंटिक एआई को बनाया, तो हमने सबसे पहले ये ध्यान दिया कि इसका जो यूजर है क्या उस चीज़ को अफोर्ड कर सकता है नहीं कर सकता। अगर TR1 का बच्चा है, दिल्ली NCR का बच्चा है, वो कुछ भी पैसा अफोर्ड कर सकता है क्योंकि उसके फादर के पास पैसे हैं, तो वो कर सकता है। लेकिन जैसे TR2 में गए, अपन ने मेरठ साइड में चले गए, यूपी में घुसे, मेरठ में चले गए, सोनीपत में चले गए, कहीं भी गए, तो वहाँ पे इतनी इनकम नहीं है, तो कोई भी बंदा $20 जैसे कि चैट जीपीटी का है नहीं पे कर सकता। तो हमने जो इसका सब्सक्रिप्शन मॉडल रखा है वो पिन कोड बेस पे रखा है कि जैसे TR2 का बंदा करेगा सीधे 50% डिस्काउंट आ जाएगा। अगर $20 का TR1 है तो TR2 में हो जाएंगे $10। और जैसे TR3 का बंदा गांव से किसी आउटर एरिया से किसी ने लॉगिन किया और वहाँ का पिन कोड मैच कर रहा है उसके IP के साथ, तो सीधे 50% फिर ऑफ हो जाएगा। तो हमने TR2 TR3 तीनों को टारगेट किया है कि इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट हो, कि कोई भी बंदा इसको पे करके यूज कर सके और हमको लॉस भी ना हो। आप मुझे एआई की दुनिया के खान सर लग रहे हैं, जिस तरह से वो ये मैनेज करते हैं कि किसी को पैसे की वजह से कोई पीछे ना रह पीछे जाए। नहीं रहना वैसे संतोष जी भी हैं, वो भी यही मान के चल रहे कि पैसे की वजह से आप पीछे ना रहे। सर, मेरा सवाल अगला आपसे ये है, जो कि आपके सारे जवाब सुन करके मुझे एक मेन सवाल आया है, वोल्का ऐसे थोड़ा सा हट करके है। मैं अपने दर्शकों को बता दूं, सर ने 2 साल सिर्फ रिसर्च की हुई है इस टॉपिक के ऊपर। तो सर, मेरा सवाल ये था कि आजकल एआई के अंदर एक छोटी सी चीज़ है जो सबको परेशान करती है, विच इज़ मिस इन्फॉर्मेशन। तो ये जो अपना प्लेटफॉर्म है, ये कैसे इंश्योर करेगा कि ये जो कीड़ा है, ये जो वायरस है मिस इन्फॉर्मेशन वाला, ये हमारे एप्लीकेशन को नहीं इफेक्ट करे? करेक्ट है। जो AI की दुनिया में जाते हैं, थोड़ा सा इसमें टेक्निकल बैकवर्ड कैलकुलेशन मैं आपको लेके चलता हूँ। ठीक है सर। जो AI है ये एक मशीन लर्निंग प्रोग्राम है। ओके। इसको मशीन को एक ट्रेन करना, जैसे एक अपना दिमाग है, वो डिजिटल ब्रेन है ना, वो आपको बता रहा है कि आपको क्या क्वेश्चन पूछना है, क्या आंसर देना है, क्या हाथ का मूवमेंट करना है। जैसे बोलते हैं ना, ब्रेन हेमरेज हो गया तो आपको एक हाथ पैरालाइज हो गया क्योंकि वो आपका उधर वो सुन नहीं रहा है आपका दिमाग। तो जो कंप्यूटर की दुनिया है वो डिजिटल ब्रेन है। डिजिटल ब्रेन को आप जितना एक्यूरेसी से आप पढ़ाओगे उतना ही फास्ट आंसर देगा। अब बात करें चैट जीपीटी की, चैट जीपीटी ने ओपन सोर्स से सब सारा डेटा ले लिया। तो आप उससे पूछो कि हमारे दोस्त ने पैसा ले लिया, क्या हम इसका मर्डर कर सकते हैं, तो वो बता देगा कि हाँ मर्डर कर सकते हैं, आपको मर्डर कर देना चाहिए। आप घर में जाओ, चाकू उठाओ, उसका गला काट दो। क्योंकि ये एक उन्होंने डेटाबेस को कलेक्ट किया और उससे ट्रेन किया। जैसे गूगल पे आप कुछ भी पूछो तो कोई तो आंसर आएगा, सही हो या गलत इससे मैटर नहीं है, लेकिन आंसर आ रहा है। तो हमने इस फीचर्स को इंडिया में लाने से पहले सबसे पहले इसी पॉइंट को रखा कि कोई भी बंदा कोई भी वर्ड या कोई भी ऐसे प्रोबेटेड वर्ड को यूज करे तो वहाँ पे आंसर उसको नहीं मिलना चाहिए। ये आप क्वेश्चन पूछो DeepSeek से और चैट जीपीटी से कि मेरे को मर्डर करने के लिए 10 उपाय बताए, वो 10 बताएगा। और जैसे हमारे पे आपने मर्डर लिखा तो हमने बोल सीधे एक ही आंसर आएगा कि मैं AI हूँ, मैं आपके हेल्प के लिए बनी हूँ, कोई हार्म पहुँचाने के लिए नहीं बनी हूँ, तो आप भी हार्म ना पहुँचाएं। ये मेरा रिक्वेस्ट है। दिस इज द मेन डिफरेंस कि चैट जीपीटी और हम में क्या डिफरेंस है। मिस इन्फॉर्मेशन का कोई चांस नहीं है इस आपको प्लेटफॉर्म मैंने पे। बता तो दिया कि सिंपल सी बात है, हम केवल आपको असिस्ट करेंगे, आपको कॉन्फिडेंस देंगे, हम आपको गलत हार्मफुल वाले कोई क्वेश्चन आंसर क्या आंसर ही नहीं देंगे। आप हमसे पूछो कि हमारे ऐप से आप पूछो कि आपको हरिद्वार जाना है, मैं बताऊंगा कि बस से भी जाओ, ट्रेन से भी जाओ, हवाई जहाज से भी जाओ, जो भी ऑप्शन है सारे बताऊंगा। लेकिन जैसे ही आप हमसे पूछो कि हरिद्वार जाना है किसी का मर्डर करने, तो नहीं बताऊंगा। दिस इज द मेन थिंग कि हमने कितना बड़ा डिफरेंस और कितना बड़ा बैरियर रखा है। तो जिसके वजह से कभी कभी यूजर्स को ना प्रॉब्लम भी फेस करना होता है। उसने गलत प्रॉम्प्ट डाल दिया तो उसको आंसर नहीं मिलता, तो बोलता है ना कि आपका बोल का काम नहीं करता। तो हमने इस मॉडल को इस हिसाब से ट्रेन किया है कि कोई गलत आंसर ना दे। तो आपको क्वेश्चन भी उसी तरीके से आपको अच्छे ही पूछने और तरीके से ही पूछने हैं। ओके सर, बैक टू द टॉपिक। अगर हम वोल्का एचआर की बात करें, जस्ट इमेजिन कि मैं अभी अभी एक फ्रेशली ग्रेजुएट हूँ Tier 2 सिटीज़ की, ठीक है। अब मुझे इसको एक्सेस करना है, क्या प्रोसीजर रहेगा सर? आपको सिंपल जाना है, volkai.io पे सर्च करना है, volkai.io आपको प्रॉम्प्ट में डालना है
वहाँ पे HR वोल्काई का एक सेक्शन है, वहाँ पे क्लिक करते ही आपका पूरा HR सेक्शन खुल जाता है। फिर वहाँ पे आपको अगर मॉक इंटरव्यू देना है तो मॉक इंटरव्यू पे क्लिक करिए। वहाँ पे 2 ऑप्शन आएंगे, पहले आपको रिज्यूम अपलोड करनी है, सेकेंड आपको जिस कंपनी के लिए जा रहे हैं उसकी JD डालनी है, और फिर वो स्टार्ट बटन करना है, जिससे कि आपको क्वेश्चन आंसर देना चालू हो जाए। हमारी मशीन क्वेश्चन पूछेगी, आप आंसर देंगे, और वो कितना एक्यूरेट है उसका लास्ट में आपको आंसर दे देंगे। और जैसे अब इसके बाद आपको लगता है कि इससे पहले हमारे पास रिज्यूम ही नहीं है, तो आपको रिज्यूम बनाने पड़ेगा। तो रिज्यूम बनाने के लिए उसमें रिज्यूम बिल्डर करके मेरा ऑप्शन है, उस पर आप जाइए। जैसे जैसे हम क्वेश्चन उसमें इंफॉर्मेशन पूछेंगे आपसे, आपको डालना है, और डालने के बाद मैं आपको फाइनल ATS फ्रेंडली रिज्यूम बना कर दे दूँगा। जो फाइनल ATS फ्रेंडली रिज्यूम बना दूँगा, तो आप फिर उसको अपलोड कर लीजिए। अपलोड करने के बाद आप क्वेश्चन आंसर दे दीजिए, तो आपका पूरा इकोसिस्टम मेरे सिस्टम में आ गया। ओके सर, एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है कि चैट GPT हो गया, जेमिनाई हो गया, ग्रोक हो गया, या बाकी सारे जितने भी प्लेटफॉर्म हैं AI के, ये इंडियन नहीं है। आपको ये कब रियलाइज़ हुआ कि अब हिंदुस्तान को हिंदुस्तानी AI की ज़रूरत है, और ऐसा आपको क्यों लगता है? ऐसा इसलिए लगता है, जब मैंने 1 साल पहले चैट GPT यूज़ किया, हम्म तो मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं थी, तो मैंने जो क्वेश्चन पूछा उसका आंसर उन्होंने गड़बड़ दिया। तो मेरे को लगा यार कि मशीन गलत नहीं हो सकती, क्योंकि मैं ग्रेजुएट हूँ और मैंने BCA किया हुआ है, तो मैं तो इतना समझ में आता है कि आदमी झूठ बोल सकता है, मशीन कभी झूठ नहीं बोलेगा। लेकिन मशीन गलत आंसर बता रहा है, तो क्या है कि क्वेश्चन मेरा गलत है, मशीन गलत नहीं होगी। तो ये मैंने देखा वहाँ पे कि ये ऑब्जर्व किया कि यार ये आंसर मैं नहीं मान सकता कि इनके पास नहीं होगा, जब इतना बड़ा डेटा है उनके पास, 100 बिलियन डेटा उन्होंने मशीन ट्रेन किया था लास्ट ईयर, और तब मैं इतना आंसर, बेसिक सा क्वेश्चन आंसर नहीं दे पा रहा है। तो प्रॉब्लम कहाँ है? तो प्रॉब्लम कहाँ है? हमारे लैंग्वेज में, हमारे क्वेश्चन पूछने में। उस दिन से फिर मैंने सोचा कि एक ऐसा इसी AI को, प्लेटफॉर्म को, हम मशीन को ट्रेन करें कि जो हमारे देसी लैंग्वेज को, हमारे रीजनल लैंग्वेज को, हमारे मदर टंग को भी वो समझे और उसका आंसर दे सके। तो मेरे को उस दिन समझ में आया कि हमको AI बनानी चाहिए इंडिया के लिए, तो इंडियन प्रॉब्लम सॉल्व होगी। अदरवाइज तो ये केवल बाहर के बच्चों के लिए हो जाएगी, जो टैलेंटेड होंगे, जिनके पास पहले जो मिलेनियर है, बिनेरियर है, उनके बच्चे ही यूज करेंगे। किसी गरीब का बच्चा यूज ही नहीं कर पाएगा। अगर आपने, माँ बाप ने अगर उसको सब्सक्रिप्शन खरीद के दे भी दिया, तो यूज कैसे करेगा? गैप है, एक बहुत बड़ा गैप है। सर ये भी है। और दूसरा चीज़ कि हमारे हिंदुस्तान का जो कल्चरल और ट्रेडिशनल डिफरेंस है वो वेस्टर्न कल्चर से बहुत डिफरेंट है। तो एक ये भी बहुत बड़ा रीज़न है कि हम लोगों को वो ऑथेंटिक आंसर नहीं मिलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए, जब मैं आपके बारे में थोड़ा रिसर्च करी थी, मुझे पता लगा कि अगर आप चैट GPT से पूछ ले कि आने वाली प्रदोष कब पड़ने वाली है, तो हो सकता है गलत बता दे, लेकिन अपने पास ये ऑप्शन नहीं है, राइट? करेक्ट है, हाँ। यहाँ पे वोल्काई के पास ये ऑप्शन नहीं है। सर सवाल ये है कि वोल्काई बहुत अम्ब्रेला चीज़ है, मतलब एक अपना HR तो एक सेगमेंट है इसका, और सेगमेंट है, हाँ, एक अलग अलग और भी इसके पास है। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि अब संतोष जी कौन से नए बड़े प्रोजेक्ट पे काम करने वाले आने वाले समय में? मतलब है ना कि जो इंडिया है, इंडिया में 2 ही प्रॉब्लम है। एक अनएम्प्लॉयमेंट का है, जो मैंने HR वोल्काई से आने वाले टाइम में, पूरे मेरे को लगता है कि डाउन द लाइन 6 मंथ में मैं एक ऐसा इकोसिस्टम बनाऊंगा। अभी मैंने इसके अलावा एक तीसरा फीचर था जो मैंने अभी इस पर डिस्कस ही नहीं किया। पहले होता है आपको रिज्यूम बनाना है, जो मैंने बना दिया। इसके बाद आपको मॉक इंटरव्यू करा दिया, कॉन्फिडेंस आ गया। अब तीसरा है कि आपका जॉब कहाँ कहाँ अवेलेबल है। सेग्रीगेशन, हाँ, आप select अगर कर- मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं, तो मेरे जॉब्स, मेरे प्रोफाइल से मिलते हुए कितने जॉब हैं, तो जितने भी जॉब होंगे एक बटन से सारे जगह ऑटो क्लिक हो जाएंगे। मतलब डाउन द लाइन 15 डेज के अंदर आपके पास ये भी फीचर्स ऐड हो जाएगा कि आपने रिज्यूम बनाया, इंटरव्यू दिया और एक बटन दबाया, सारे जगह आपके रिज्यूम चले गए और सारे HR के पास आपका डेटा चला गया, वो आपको कॉल कर लेंगे। जो कि अभी तक किसी ने इस पर सोचा नहीं कि अगर एक बंदा है तो उसको कैसे पता कि नौकरी पे मेरा ये जॉब अवेलेबल है। IBM पे वेबसाइट पे अलग है, TCS पे अलग है, HCL पे अलग है। इतने जगह डेटा देखने से अच्छा है कि आप केवल हमारे यहाँ से ऑटो अप्लाई करो, आपको सभी जगह जो आपके प्रोफाइल में होगा उससे सभी जगह ऑटो अप्लाई हो जाएगा। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो गई कि हमने पूरा इकोसिस्टम बना दिया कि स्टूडेंट के लिए कि आप आओ, रिज्यूम बनाओ, इंटरव्यू दो और अप्लाई कर दो, तो आपकी तो सारी प्रॉब्लम खत्म कर दिया। जैसे इसको हम लोग इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, तो मेरा जो दूसरा प्रोडक्ट है वो स्किल वर्क्स का है। स्किल वर्क्स क्या है कि आज जैसे आप TR1 में थे तो आपको पता था कि मैं ग्रेजुएट करने के बाद मेरे को PR में जाना है, मीडिया की ये कॉलेजेज है, हमको वहाँ पे जाना है और ये मीडिया में रहना है और इस टाइप से कोर्सेज करने हैं। लेकिन जो TR2, TR3, TR1 वाले हैं,
अब घर से तो पढ़ लिए, टैलेंटेड तो है, उनको मैथ तो आता है, लेकिन अब कन्फ्यूजन है कि उनको इंजीनियरिंग में जाना है कि मेडिकल में जाना है कि कॉमर्स में जाना है, अब डिसाइड ही नहीं कर पा रहा है। तो एक जो करियर काउंसिल है, आज देखो आजकल TR1 में बहुत सारे आपको करियर काउंसलर मिलते हैं, पैसा चार्ज करते हैं, बताते हैं, और बहुत हैवी चार्ज करते हैं, क्योंकि उनको TR1 के लोग ही अफोर्ड कर सकते हैं, TR2 TR3 वाले नहीं कर सकते। कोई किसी भी करियर काउंसलर के पास जाओ, बोलता है भाई 10,000 आप मेरे को दो, तो फिर मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। लेकिन 10,000 इज द बिग अमाउंट ना TR2 TR3 के लिए। TR1 जो जिनके पास पैसे बहुत हैं, उनको तो ईजी है, चाहे 10 मांगो चाहे 1 लाख मांगो, उनके फादर्स को चेक काटना है और दे देना है। लेकिन TR2 TR3 वाला क्या करेगा? तो जो मेरा नया प्रोडक्ट है वो स्किल वर्स है। ये स्टूडेंट की जो इतनी प्रॉब्लम थी, इससे पहले की प्रॉब्लम मैंने जो एनालाइज किया, जब मैं घर से, गांव से, सोनभद्र से चला, मिर्जापुर आपने जानते होंगे, सीरीज देखा होगा, जब मैं वहाँ से मैं दिल्ली आया, तो वहाँ से मैं क्या सोच के चला कि मेरे को सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, कि मैं जाऊंगा BCA करूंगा, MCA बनूंगा। बिल गेट्स के बारे में बहुत सुना है, बहुत करोड़ पैसा कमाता है, इतना गिर जाता है कि उसको उठाने के लिए टाइम नहीं मिलता। हमारे परसेप्शन ये बनी थी कि हमको सॉफ्टवेयर इंजीनियर के अलावा कोई ऐसा फील्ड नहीं है जो है नहीं। लेकिन समहाउ फिर मेरा तो इंटरेस्ट तो फाइनेंस में था, मैं आज सारा फाइनेंस का काम करता हूँ, और मेरा कोर हॉबी ये सब चीज़ों में रह गया। लेकिन मैंने पढ़ाई क्या कर ली? सॉफ्टवेयर की, क्योंकि हमको लगाता है कि उस समय मेरे को करोड़पति बनने का एक ही रास्ता है। मैंने अपने स्किल को नहीं समझा कि हमारा स्किल क्या है। तो सबसे बड़ा है कि करियर काउंसलिंग होना, स्किल वर्स में आना, और 10th का बच्चे को 12th में क्या सब्जेक्ट लेनी है, 12th वाले को ग्रेजुएट में क्या सब्जेक्ट लेनी है, और इन सब के बाद आपको क्या गोल अचीव करना है, ये समझना बहुत टफ बात है। क्योंकि जैसे क्या होता है कि TR2 में, TR1 में भी, कि कोई फादर होता है, बोलता है अपने बेटे को तेरे को इंजीनियर बनना है, तो अब बच्चे पे तो प्रेशर आ गया। अब डर के मारे बोल तो नहीं रहा है कि हमको इंजीनियर नहीं बनना है, हमको तो आर्टिस्ट बनना था, हमको तो किसी मीडिया में एजेंसी में जाना है और वहाँ पे डांस सीखना है, म्यूजिक क्लास करना है। अब डर के मारे बोल तो नहीं रहा है, लेकिन प्रूव भी नहीं कर पा रहा है कि पापा मेरा इसमें टैलेंट है नहीं, मैं कुछ कर नहीं सकता, मेरा टैलेंट यहाँ नहीं यहाँ है। वो कैसे होगा? जब स्किल वर्स में जाएंगे, जब अपने आप को आप प्रेजेंट करेंगे, हम आपको सजेशन देंगे कि 10th में इतने नंबर आए, 12th में इतने आए, ग्रेजुएट में ये आया, आपने हॉबीज ये बताई, आपने अपने वीक पॉइंट ये बताया, तो आपके लिए ये चीज़ नहीं, ये है। आपको डांस में जाना है कि सिंगिंग में जाना है कि इंजीनियरिंग में जाना है कि मेडिकल में जाना है। तो अगर आपके फादर प्रेशर करेंगे, चाहे आपका अड़ोसी पड़ोसी बार बार पूछता है ना कि आपको क्या करना है, प्रेशर तो वो ज्यादा क्रिएट करते हैं पेरेंट्स से भी ज्यादा, रिश्तेदार और पड़ोसी, मामा मौसी। तो उनके पास, आपके पास एक डेटाबेस है कि मैंने अपने आप को सेल्फ एनालाइज किया है, मेरे को तो इंजीनियर बनना है, मेरे को तो पायलट ही बनना है, मेरे को मीडिया में ही जाना है, मेरे को न्यूज एंकर ही बनना है। ये कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब आप अपने आप को एज ए करियर काउंसिल की तरीके से अपने आप को तैयार करेंगे। तो आने वाले टाइम में जो स्किल वर्स मेरा आएगा डाउन द लाइन 6 मंथ में, तो आप समझ लो कि जो करियर की प्रॉब्लम है वो पूरा 100% मेरे को लगता है मैं खत्म कर दूंगा। ये मुझे भी आपकी, आई एम वेरी पॉजिटिव सर, मुझे भी लग रहा है कि ये आने वाले टाइम में बहुत बड़ा ब्लॉकबस्टर होने वाला है। सर अगर बात कर ले HR वोल्काई की, तो अभी तक इसका रिस्पांस कैसा रहा है? अभी तक जब हमने पहले प्रोडक्ट लॉन्च किया था तो उस समय हमारे 2 लाख डाउनलोड थे। अभी HR बोलकाई के बाद मेरे 6 लाख प्लस डाउनलोड्स ऑलरेडी चल रहे हैं, और डेली यूजर्स इंक्रीमेंट है, लगभग 10 to 20,000 पीपल नए आ रहे हैं, स्टूडेंट अपने आप को उस पर इनरोल कर रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, रिज्यूम बना रहे हैं। कंटिन्यूस हम लोग बैकएंड से डेटा देखते हैं, तो हमको लगता है कि लोगों तक ये बात पहुँचनी चालू हो गई है, और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, क्योंकि हम लोग ने 10 डेज में 4 लाख प्लस डाउनलोड्स कर दिए हैं। और हमको लगता है जो स्पीड है, अगर इसको अगर मल्टीप्लाई करें 10 डेज, तो 1 मिलियन प्लस हम लोग रहने वाले हैं विद इन 10 डेज। मतलब जून फर्स्ट वीक में अगर आप देखोगे तो 1 मिलियन होंगे। तो सर आने वाले 5 साल में आप HR वोल्काई को कहाँ देखते हैं? HR बोलकाई आने वाले 5 ईयर्स में मेरे को लगता है कि ये एक वो क्रांति होगी जिसको हर बच्चे की ज़रूरत होगी, और हर बच्चा उससे जुड़ेगा, और इसके साथ साथ कंपनी भी जुड़ेगी। कंपनी के ऊपर भी लोड है, उसको एक्यूरेट टैलेंट मिलता नहीं है। अब उसने जॉब डाला कि हमको जावा का स्पेशलिस्ट चाहिए, हमारे पास जावा का है, लेकिन मॉक वाला भी, अदर लैंग्वेज वाले भी उसको अप्लाई कर रहे हैं। और बेचारी जो वहाँ का HR है ना, जो जिसको सब बोलते हैं कि खड़ूस है, ये है, बेचारे के ऊपर प्रेशर बहुत है कि 20,000 रिज्यूम आ गए, इसमें मैं कैसे आइडेंटिफाई करूँ कि हमको जावा वाला बच्चा कौन है। तो आप जितना बच्चों पे प्रेशर है, स्टूडेंट के प्रेशर है, उतनी कंपनी के ऊपर भी प्रेशर है कि उसको राइट टैलेंट नहीं मिल रहा है। राइट टैलेंट तभी मिलेगा जब राइट बंदा राइट जगह अप्लाई करेगा। तो आप सोच रहे हैं कि
एक एंटरप्रेन्योर के साइड से भी हमने जब एटीएस फ्रेंडली रिज्यूम बना दिया, तो जब ये हमारे डैशबोर्ड से जाएंगे, अगर वहाँ पे 10,000 लोगों ने किया तो उन्होंने फ़िल्टर लगाया कि हमको जावा के बच्चे कितने हैं, जॉब रेंज ये चाहिए, एज वाइज ये चाहिए, तो सारे फिल्टर होकर आपके पास डेटा आ गए कि इतने लोग हैं जिनका आप ले सकते हैं इंटरव्यू। और फिर इसके बाद जैसे कंपनी की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई और स्टूडेंट की सॉल्व हो गई, तो हर दोनों जगह विन विन सिचुएशन हो गया। दोनों पार्टी हैप्पी हो गई कि आज उनको राइट टैलेंट भी मिल रहा है। ये नहीं कि बच्चे को जॉब मिल रही है, कंपनी को भी राइट टैलेंट मिलेगा तो तभी कंपनी ग्रो करेगी। एक छोटी कंपनी क्यों नहीं ग्रो कर पाती कि उसको राइट टैलेंट मिलता ही नहीं है। सर दिस इज़ ट्रू। मेरे को एक बात बताइए सर, अगर ये हम वोल्काई से हटें, हम थोड़ा सा एआई से हटें, तो मुझे आप अपने बारे में बताइए। जितना मेरे को आपके बारे में पता चला है, आपको लोगों से बैठ के इतना पब्लिकली कन्वर्सेशन करने का इतना आप इतना इंटरेस्टेड नहीं है, तो एज इन संतोष सर के अगर मैं बारे में जानना चाहूँ तो सर आप पहले थोड़ा सा अपने बारे में बताइए मुझे। मैं बताया ना, जैसे कि मेरी सारी प्रॉब्लम्स मेरी अपनी खुद की थी, जिसको मैंने रिजॉल्व करते करते एआई बनाया। और जो भी प्रोडक्ट मैं चाहूँ ना, और भी 10 प्रोडक्ट बना सकता हूँ। फैशन के लिए बना सकता हूँ, लाइफस्टाइल के लिए बना सकता हूँ, लेकिन मेरा फोकस हमेशा एजुकेशन पे और एक जॉब की तरफ ही रहा। क्योंकि हमने जिस गरीबी से हम लोग यहाँ तक आए हैं, जैसे आपने देखा होगा कि मेरी जो ग्रैंड मदर थी, वो सब्जी बेचती थी। अगर वो सब्जी नहीं बेची तो शाम में हमारे घर में खाना नहीं बनता था। तो वहाँ से यहाँ तक का जो मेरी जर्नी है, तो इससे यही हमको समझ में आया कि जॉब की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम है। तो जो मेरे प्रोडक्ट रेंज है, हमने इसीलिए अपने दुःख से चीज़ों को निकाला कि हमको यही करना है। चाहे इसमें रेवेन्यू आए, नहीं आए, टाइम लगे, ये मैटर नहीं करता, पैसा मैटर नहीं करता। हमेशा मैटर क्या करता है कि प्रोडक्ट ऐसा बताए जो हर एक बंदे को एक इक्वल पोजीशन पे लेके आए, कि हर बंदा यहाँ तक आ सके जहाँ तक वो टैलेंटेड है। जो टैलेंटेड नहीं है उसको गाँव में ही रहना है तो गाँव में ही रहेगा, उसको आप बदल नहीं सकते। लेकिन जो टैलेंटेड है उसको राइट जगह तक पहुँचाने का भी काम कोई तो करेगा, जो हमारे साथ हुआ। अगर मैं पहले से, अगर मेरे पास करियर काउंसिल होता तो मैं शुरू से ही डिग्री फाइनेंस का लेके चलता। मैं बीकॉम करता, फिर इसके बाद बीबीए करता, बीबीए के बाद एमबीए करता। मैंने पहले मैथ में 12th किया, फिर ग्रेजुएशन में बीसीए किया, फिर पीजीडीएम किया। तो तीनों कॉम्बिनेशन मैच ही नहीं करते, क्योंकि हमारे पास करियर काउंसिल था ही नहीं। गाँव में रहने वाले हम लोग, तो हमारे पास समस्या क्या थी? ये थी। तो इसलिए हम सबसे भीड़ से अलग रहते हैं, क्योंकि हमको, मैं अलग रहूँगा तो अलग सोचूँगा। क्योंकि मैं किसी के साथ बैठूँ, डिस्कस करूँ, तो बताएगा ना कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको ये प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहिए। वो भी अपनी जगह राइट हो सकता है, क्योंकि फाइनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हो। लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा साथ पैसे कमाने के साथ-साथ मेरा एक प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर भी है कि हमको देश के लिए सारी प्रॉब्लम्स को ख़त्म करना है, लोगों को आगे लेके आना है। जब लोग टैलेंटेड होंगे, एजुकेटेड होंगे, तो ऑटोमेटिक देश ग्रो करेगा ना। हमको यूएस जाने की जरूरत ही नहीं। जैसे आपने पहले भी पूछा ना कि वो चैट जीपीटी के सामने आप डरते क्यों नहीं? क्योंकि हमको पता है कि वहाँ का भी जो बंदा है ना, वो इंडियन है। क्या पता कल मैं किसी चैट जीपीटी के बड़े इंजीनियर्स को ही अपने यहाँ सीटीओ रख लूँ, ये भी पॉसिबल है ना। True. क्योंकि वो भी इंडियन है, उसने भी जितना पैसा कमाया था कमा लिया। अब कुछ उसको देश के लिए भी करना चाहिए ना। आप समझो कि एक आदमी में एक नेचर होता है, पे बैक टू सोसाइटी। आप भी चाहते हो लोगों की मदद करना, लेकिन देश के उलझन में, अपने पारिवारिक में, अपने जॉब में इतना उलझे हुए हो कि आपको मौका ही नहीं मिल रहा है कि आप किसी के लिए हेल्प कर सको। ट्रू सर। सर ये बात तो सच है, और अभी आपने बीच में बोला, मैं इसमें बोलूँगी, अच्छा हुआ आपके पास करियर काउंसलर नहीं था, वरना देश को एचआर रोल का ही नहीं मिलता अगर आप कुछ अपनी फाइनेंस की फील्ड में कर लेते तो। सर मुझे ये बता, मैंने बहुत लोगों से बात की है, इसी सोफे पे बैठ के लोगों से बात करी जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, मैंने डॉक्टर्स से बात की, मैंने फैशन वालों से बात करी है, ऑलमोस्ट सबसे मेरी बात हुई है। मैंने एक चीज़ एक रिदम में देखी हुई है कि अगर आप किसी एंटरप्रेन्योर से स्टार्टअप के बारे में बात करोगे तो वो उसी विजन पे बात करता है। जैसे आप आए हुए हैं एक छोटे शहर से, अगर मैं आपसे पूछूं कि एक इंसान जो नया नया स्टार्टअप डालता है, जो नया नया एंटरप्रेन्योर बनता है, उसको किस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, आपको किस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ा? अब जैसे कोई भी आप स्टार्टअप लाते हो तो सबसे पहले सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है आपके पास फाइनेंस की, फिर उसके बाद टीम की, फिर उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन की। ये मतलब बहुत सारे सेगमेंट्स है, तब जाके एक स्टार्टअप यूनिकॉर्न में कन्वर्ट होता है। अदरवाइज स्टार्टअप रोज आते हैं, आपके पास भी 50 ब्रेन होंगे कि हम ये कर लेंगे तो ये हो जाएगा, ये कर लेंगे तो ये हो जाएगा। लेकिन जब उसको आप करने पे आते हो तो सबसे पहला एंगल होता है आपके पास फाइनेंस। क्या आपको इसको डेवलप करने के लिए फाइनेंस है कि नहीं है? फिर इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए टीम है कि नहीं है? फिर इसके टेक को बनाने के लिए मेंटेन है कि नहीं? फिर इसके मार्केटिंग के लिए टीम है कि नहीं? इसको हम लोग सस्टेनेबल कैसे लेंगे, आगे कैसे पहुंचाएंगे? ये सारे क्वेश्चन वन बाय वन जैसे ही आप
स्टार्टअप चालू करते हैं और कुछ दिनों के बाद आपका आइडिया वहीं फ्लॉप हो जाता है, क्योंकि पहले दिन फाइनेंस जितना होता है 2-4 लाख रुपए होते हैं, आपके आपका छोटा बजट होता है, आप सोचते हो कि मैं इतने में कर लूँगा। तो जैसे ही आप ये चालू करते हो, पैसे जैसे खत्म, आपका आइडिया खत्म। ट्रू, ट्रू है। तो जो स्टार्टअप है वो यूनिकॉर्न में तभी कन्वर्ट होता है जब आप फाइनेंशियली के साथ साथ आपकी टीम प्लस आपका विजन सब कुछ क्लियर है। जैसे मेरा सब कुछ क्लियर है कि मेरे को अगर पैसा नहीं भी आया ना सब्सक्रिप्शन से, तो भी मैं 10 साल तक लड़ सकता हूँ। इतना मैंने प्लानिंग कर रखी है फाइनेंस वाइज, कंपनी वाइज, कि हमको इसी टीम साइज में काम करनी है। जैसे मेरे साथ बहुत लोग बोलते हैं कि चैट जीपीटी में तो 1000 बंदे काम कर रहे हैं, आप इतनी छोटी सी कंपनी हो और इतने कम एम्प्लॉयमेंट पे आप कैसे काम कर रहे हो। तो मैंने यही बताया, सबसे पहले उनका क्वेश्चन आता है आपके पास कितने स्टाफ हैं। जैसे मैं बोलता हूँ कि हम लोग बिलो 50 हैं, जिसमें डेवलपमेंट केवल 30 का है। तो लोग हंसने कहते हैं यार 30 जने मिलकर आप कंपेयर कर रहे हो चैट जीपीटी से, वहाँ पर तो मोर देन 10,000 स्टाफ काम कर रहा है। तो मैं बोलता हूँ कि 10,000 इसलिए काम कर रहा है क्योंकि वो एक रिसोर्स को पूरा यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। अगर आप किसी चीज़ को यूटिलाइज करोगे, अब जैसे एग्जांपल आप समझो कि टेलीग्राम के केवल 30 एम्प्लॉई हैं और कंपनी की वैल्यूएशन है 30 बिलियन, मतलब वहाँ एक बंदा 30 बिलियन का है। अगर एक बंदे ने अपने जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरे तरीके से संभाला, इसलिए टेलीग्राम चल रहा है। आप कोई भी अच्छे स्टार्टअप देख लीजिए, उसकी जो कोर टीम होगी 20 से 30 से ऊपर हो ही नहीं सकती। अगर उसके ऊपर है तो उस चीज़ को, रिसोर्स को यूज नहीं कर रहे हैं, चाहे फाइनेंशियल वाइज नहीं कर पा रहे हैं या टीम की कमी की वजह से नहीं कर पा रहे हैं। टीम कभी भी बड़ी नहीं चाहिए होता है, आपकी सोच बड़ी होनी चाहिए। अगर सोच बड़ी होगी तो आप 30 लोगों से भी 300 लोगों के बराबर काम कराएंगे। जैसे कि आपने देखो, मैंने 30 लोगों में इतना बड़ा सॉफ्टवेयर मैंने बना भी लिया, इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं, और मेरे से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि आज चैट जीपीटी से कैसे कंपेयर कर रहे हो, आज चैट जीपीटी से कंपेयर कैसे कर रहे हो। अरे मैं लो कॉस्ट का बंदा हूँ, टैलेंटेड बंदा हूँ, हमारे पास जो बच्चे हैं हमारे काम कर रहे हैं वो हमसे ज़्यादा टैलेंटेड हैं, और सारे फ्रेशर्स को लेके मैंने आइडिया को इम्प्लीमेंट किया। कोई भी किसी को मैंने 1 करोड़ का पैकेज नहीं दे रखा है, सब 10 से 15 लाख के बीच के सारे मेरे बच्चे हैं। तो इनके में भी उतना ही टैलेंट है ना, और एकदम कोर है। जब कोर होते हैं उनको जब अपन समझा देते हैं, अगर उनको बात समझ में आ गई, फ्रेशर को जल्दी इंटेलिजेंट बनाया जा सकता है। अगर कोई 10 साल का एक्सपीरियंस डेवलपर आएगा, उसको मैं कोई बात समझाऊंगा, उसको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि उसको अपना एक्सपीरियंस भी काउंट कराना होता है। लेकिन फ्रेशर को आप बोलते हो कि आपको बच्चे ये करना है, तो उसका फोकस है कि हमको ये करके देना है। तो सबसे बड़ा जो पॉइंट है स्टार्टअप का, वो आपकी टीम बिल्डिंग पे है कि आपका टीम कैसा है। आप किसी भी जाइंट से, किसी भी ग्लोबल जाइंट से आप कभी भी लड़ सकते हो, अगर आपके पास कोर फील्ड के कोर टीम अच्छी हो तो। ट्रू सर। बड़ा दुख हो रहा है कहते हुए कि सर हम लोग अपने इंटरव्यू के एंड में आ गए हैं। एक रिचुअल है सर मेरे शो का, हम हमेशा भी गेस्ट से एक बात पूछते हैं आखिरी में। सर ऑडियंस को आप अपनी तरफ से एक मैसेज दीजिए, कुछ भी। मैं आपके और आपके ऑडियंस को एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा। एक इंग्लिश में कोट है, ट्राई एंड फेल बट डोंट फेल टू ट्राई। कि आपको काम करना है, फेल होना है, लेकिन काम करने में फेल नहीं होना है। आपको करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। वो माझी मूवी में आपने देखा है ना कि मैं भगवान के भरोसे बैठा हूँ, क्या भगवान मेरे भरोसे बैठा हो। तो सेम वही चीज़, ट्राई एंड फेल बट डोंट फेल टू ट्राई। आपको लास्ट मेहनत तक करते ही रहना है, आपके पास सक्सेस आनी आनी है 100%। कोई आपको रोक नहीं सकता अगर आप टैलेंटेड हो। टाइम लगेगा, तो इसलिए कहते हैं ट्राई एंड फेल। आप ट्राई करोगे, फेल होगे, लेकिन ट्राई करने में फेल मत हो। बड़ी बढ़िया बात कही सर आपने। आपसे मिल करके बहुत अच्छा लगा, आपसे बात करके तो उससे भी ज़्यादा अच्छा लगा। जब पता चला था कि मुझे आपका इंटरव्यू लेना है, पहले तो मुझे बहुत अच्छा लगा, काफ़ी प्राउड मोमेंट था कि हिंदुस्तान के लिए कोई इंसान इतना सब कुछ करने के लिए आया है अपने देश के लिए। थैंक यू सो मच सर फॉर Thank you. ज्वाइनिंग मी। थैंक यू। आपको भी थैंक यू, आपने इतना समय दिया, आप हमारे बातों को अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।